हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस की नेक्स्ट वीडियो। वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, जिसने नहीं देखी है तो नीचे वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हो वहाँ पे क्लिक करके आप पिछली वीडियो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो नीति निर्देशक तत्व है जो वो जिस संविधान से लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण जो शब्द है यानी सी ऑप्शन, वो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे है, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? तो जो चुनाव संपन्न हुए थे वो थे 1946 के अंदर, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? कि कौन से देश से लिए गए मूल अधिकार? तो ये लिए गए अमेरिका के संविधान से लिए गए मूल अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिर्फ एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूलक अधिकारों का हनन हो सकता है? तो नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसमें हाँ, विवादास्पद नहीं या कुछ का हो सकता है हनन, सभी का नहीं हो सकता। ठीक है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो ये किस में है? यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। तो ये कौन सा अधिकार है हमारा? यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। आगे है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यापत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये प्राप्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है? तो कौन है वो जो न्यायाधीश भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं अपने टाइम में, दोनों ही जगह? ठीक है, तो वो थे एम हिदायतुल्ला, जो न्यायाधीश भी रहे और राष्ट्रपति रहे कुछ समय के लिए। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ही कार्यकाल में दो दो उप प्रधानमंत्री। तो वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? तो विरोधी दल के नेता जो नहीं रहे हैं वो मनमोहन सिंह है। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? तो ये होता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, उच्चतम विधि अधिकारी हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल को। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये परामर्श देता है एडवोकेट जनरल।
भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो उस समय होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद खाली है तो भारत का न्यायाधीश उस जगह पे बैठेगा, यानी वही राष्ट्रपति भी हो सकता है, वो उपराष्ट्रपति भी। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति का। यानी केंद्र के अंदर राष्ट्रपति और राज्य के अंदर राज्यपाल एक समान है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो किसकी सलाह लेते हैं वो? वो होती है प्रधानमंत्री की। ठीक है। आगे है, राज्य के कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो ये निहित होती हैं राज्यपाल में, क्योंकि राज्य की बात है। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो किसको नहीं हटाया जा सकता संविधान के अनुसार? गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता, जो संविधान में उल्लेखित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो वो जो संस्था है जिसका निरीक्षण कर सकता है वो है अधीनस्थ न्यायालय। राज्य के विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। योजना आयोग एक है। योजना आयोग क्या है? तो ये एक असंवैधानिक निकाय है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका स्वरूप है परामर्शदात्री संस्था, यानी सलाहकार वाली संस्था है योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है। कौन अंतिम अनुमोदन देता है? तो ये देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगर पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? तो ये जिम्मेवारी है योजना आयोग की। जितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनेंगी वो योजना आयोग के अंडर बनती है। केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो धन का बंटवारा होगा तो उसके संबंध में राय कौन देगा? तो उसके संबंध में राय देगा वित्त आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी मैंने बात की है वित्त आयोग की सिफारिश से ही केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा किया जाता है। कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग है जो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये असंवैधानिक है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों के मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो उसे हम बोलते हैं प्रजातंत्र। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? ये अपनाया था सबसे पहले कनाडा ने, और उसी के संविधान से ही हमने ये संघात्मक शासन व्यवस्था ली हुई है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो वो वर्णित करता है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए जाते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं वो अपने से ये पूछ रहे हैं, तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है?
तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो अधिकार वो सिर्फ एक को ही है, वो राष्ट्रपति को है, जो सदस्यों को नामित करने का अधिकार, यानी उसके अंदर अपनी मर्जी से वो 12 जो है एंग्लो, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन है, तो वो 12 सदस्य राष्ट्रपति उसके अंदर भेज सकता है। राज्यसभा के नामांकित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा में जाने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अस्थायी अध्यक्ष जो नियुक्त करता है वो करता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन करता है? तो जब दोनों सदन बैठे हों, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, यानी दोनों सदनों के सदस्य बैठे हो, तो लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कि यह धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो कौन सी समिति का होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष? वो नियम समिति का अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। यह पद विधेयक है, धन विधेयक है, ये निर्णय कौन करता है? अभी क्वेश्चन करवाया या मैंने कि लोकसभा का अध्यक्ष है, वो बताएगा कि धन विधेयक है या नहीं है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष बुलाता है। ठीक है, आगे है प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो कौन थे? तो अविश्वास प्रस्ताव जो पहली बार लाया गया था वो थे KS हेगड़े, जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा महासचिव को लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा महासचिव है जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है स्पीकर के द्वारा। आगे हैं लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत संयम अयंगर। अनंत संयम अयंगर। कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। आगे है संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य कौन होता है? तो संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो यह शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री किस तरह से नियुक्त होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री मनोनीत नहीं होते, चयनित नहीं होते, निर्वाचित नहीं होते, वो नियुक्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल उसको चुनता है, तो वो नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय पर कौन आसीन रहता है? कौन आसीन रहा है? तो सबसे ज़्यादा समय पूछ रहा है कि सबसे लंबे समय तक कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ज़्यादा टाइम तक रहा है? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो कौन थे वो प्रधानमंत्री? एक बार हटा दिए थे, फिर दोबारा पद संभाला, वो थी इंदिरा गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम उम्र का जो प्रधानमंत्री बना था वो था राजीव गांधी। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं भारतीय संविधान का? तो वो है विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। कि सबसे लंबा संविधान की अगर बात करें तो भारत का लिखित और सबसे लंबा संविधान भारत का है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान का कौन विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से कौन सी ली गई है संविधान के अंदर, वो कौन सी बात है? तो इंग्लैंड से लिया गया है संसदीय प्रणाली। कैबिनेट मिशन योजना
के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसके बारे में जो सही नहीं है वो पाकिस्तान की स्वीकृति है, वो इसके अंदर सही नहीं है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के अंदर ये चीज़ सही नहीं है। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई है? तो ये जानी गई है माउंटबेटन योजना। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है तो किस में निहित है प्रभुसत्ता? तो संविधान में है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? तो ये दिया है केशवनाथ भारतीवाद ने मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है। तो केशवानंद भारतीवाद। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेश जारी करने का अधिकार किस में निहित है? तो बंदी प्रत्यक्ष समादेश जारी करने का अधिकार जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को है। कौन मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक, यानी सी ऑप्शन, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है 36 से 51। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो अंतर्निहित है आर्थिक भी, प्रशासनिक भी, सामाजिक भी, यानी सभी। इसका आंसर है डी। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वो अंग है नीति निर्देशक तत्व, यानी बी ऑप्शन। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो किसके द्वारा होता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो यह होता है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किस में निहित है? केंद्र सरकार जो खर्च करेगी उसको नियंत्रण कौन करेगा? तो वो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण में। कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेवार होता है? तो कौन है वो? तो वो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। ठीक है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य के लेखा एवं लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो वो काम करता है संघ तथा राज्य सरकार के लिए। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो उसका काम होता है खर्चा किसका नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के। भारत के केंद्रीय सत्ता पर लेखन एवं लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो किसके अंडर आता है? ये आता है नियंत्रण महालेखा परीक्षण के अंदर। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो इनका समय होता है 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर दे,
ठीक है, या तो 6 वर्ष कार्यकाल 6 वर्ष का है या 65 वर्ष उसको हो जाए, तब उनकी जो अवधि वो कंप्लीट हो जाती है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद है 148, ठीक है, जिसके अनुसार भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की जाती है। किस सेवानिवृत्त नियंत्रण महालेखा परीक्षण को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो कौन था वो थे N.K. चंदा, ठीक है, जो सेवानिवृत्त थे। आगे देखते हैं, भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षण अपना प्रतिवेदन किसको देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति को, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो वो समिति है जो कार्य करती है वो है लोक लेखा समिति। किस समिति ने सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते? तो कौन सी समिति है वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति से जो सदस्य हैं वो राज्यसभा से नहीं लिए जाते। कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय पर निर्धारण करती है? तो समय का निर्धारण कौन सी विषयों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण कौन सी वो करती है समिति? तो है कार्य सलाहकार समिति, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। संयुक्त परवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसके अंदर सदस्य होते हैं 45, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। लोक सभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये होता है नियम समिति का पदेन अध्यक्ष। सार्वजनिक लोक सेवा समिति में राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं? तो इसके अंदर सदस्य होते हैं सिर्फ 7, जो राज्यसभा के होते हैं। सार्वजनिक लोक सेवा समिति में, लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर होते हैं सदस्य 30, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। 30 सदस्य होते हैं इसके अंदर। संसद के कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो कौन सी समिति होती है संसद की? तो ये स्थायी भी होती हैं और तदर्थ भी, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी दोनों है। भारतीय संविधान में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किस सिफारिश पर किया गया? तो ये जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी संसद की नियम समिति के द्वारा। आगे हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है वो भाग 5 है, ठीक है। भारत के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? व्याख्याकार और संरक्षक संविधान के, तो ये सर्वोच्च न्यायालय है जो व्याख्याकार और संरक्षक दोनों है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो मुख्य अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय है जो संविधान की व्याख्या कर सकता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत हुई है। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की थी? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? तो मूल रूप से तो ये थी 7 की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो
है संसद के पास है इसकी संख्या की वृद्धि करने की शक्ति। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करते हैं? तो ये करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इनकी नियुक्ति करते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य तो ये केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, पहले भी क्वेश्चन आया। राज्यसभा से इनका कोई मतलब नहीं है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष पूरी हो जाए। कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड एवं नियंत्रण परीक्षण करता है? तो ये करता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो कौन हटा सकता है उसे? तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर उसको हटाया जा सकता है। क्या भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेता है? तो हाँ, क्योंकि कोई भी पद है वो ग्रहण से पहले ही शपथ लेगा। उसके बाद भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1991 के अंदर। संसदीय समिति प्रणाली के तहत अप्रैल में कितने समिति ने कार्य करना शुरू किया है? तो ये किया है 17 ऐसी समितियां हैं जिन्होंने कार्य करना शुरू किया है। कौन स्थायी समिति है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्थायी समिति ये सारी हैं, प्राक्कलन भी, लोक लेखा भी, नियमन भी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो इसके सदस्य होते हैं 30, यानी सी ऑप्शन। संसद के निम्नलिखित समितियों में किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संख्या होती है प्राक्कलन समिति के सदस्यों की। विधेयकों पर प्रवर समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? प्रवर समिति की सदस्य है तो वो हो सकती है, कोई निश्चित नहीं है उसका, वो कितनी भी हो सकती है। किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राक्कलन या सरकारी या लोक सेवा, ठीक है, तो किसका नहीं हो सकता? इन सभी का कोई भी सदस्य मंत्री नहीं हो सकता। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो किसके अंदर है वो? तो वो प्रावधान इन सभी में है, उच्च न्यायालय में भी, सर्वोच्च में भी, जनपद और सत्र न्यायालय में भी। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो न्यायालय की प्रणाली जो ली है हमने वो फ्रांस से ली है। आगे है, भारत का पद परिभाषित हुआ है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो ये किसके द्वारा हुआ है? ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हुआ है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यानी दोनों के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं या आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है,
तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, तो उसके PDF में आंसर भी है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।